एक कराटे चैंपियन रही हैं और आपको माशाल्लाह गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक लॉयर भी हैं माशाल्लाह से। हमारी मेहमान सईदा फलक। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको बड़ी कामयाबी हासिल करना है तो आप नाकामयाब तो होते रहेंगे। ख़वातीन की तरक्की के रास्ते में आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है? रिश्तेदारों की तरफ से भी, ख़ानदान की तरफ से भी, सोसाइटी के प्रेशर की तरफ से, ये आई थिंक ये चीज़ जो है पेरेंट्स को रोकती है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। कोई माँ बाप ऐसे भी रहते हैं कि उनको मालूम नहीं रहता है कि उनके बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। सुसाइड तक अगर बात आ गई तो मतलब उतना तो पेरेंट्स को नज़र रखना चाहिए कि मेंटली आपके बच्चों का क्या हाल है। औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन दुश्मन की नज़र से देखो। जो अपने आप को कमज़ोर, कन्फ्यूज्ड ऐसा महसूस कर रही हो। कमज़ोर अगर हम रहेंगे, मतलब अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, जितना हम डरेंगे उतना दुनिया डराएगी। नाज़रीन आदाब, मैं रदा खाना मीज़ान द राइस के इस ख़ास प्रोग्राम में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हमारे मुस्तकबिल को ही नहीं बल्कि नौजवान नस्ल की सही सिमत और तालीम, खुद एतमादी और क़यादत भी करता है। आज का नौजवान सिर्फ मुस्तकबिल का हिस्सा ही नहीं बल्कि आज की ताकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सही तालीम, सही खुद एतमादी और सही रहनुमाई में जी रहा है जो उन्हें एक बेहतर इंसान बना सके। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान सईदा फलक, जो एक नेशनल और इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन रही हैं और एक लॉयर भी हैं और साथ ही साथ एक प्रोमिनेंट लीडर भी हैं। स्पोर्ट्स के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा जहां उनका मकसद माइनॉरिटीज़, दलित और आदिवासी के हुकूक को वापस दिलाना था। सियासत में आने से पहले उन्होंने सिविल राइट प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया है। उन्होंने सुल्तानुल उलूम कॉलेज ऑफ लॉ से कानून की डिग्री भी हासिल की है। एक तरफ इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन तो दूसरी तरफ लॉयर, और वहीं सियासत में उनका कदम कहीं ना कहीं सईदा फलक को एक अलग पहचान दिलाता है। सबसे पहले मैं आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहूँगी कि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर हमारे प्रोग्राम की एक रौनक बढ़ाई है, क्योंकि आपका जो नाम है, जो आपका ओहदा है कि आप एक ऐसे मकाम से आती हैं, आपका जो मकाम है कि आप एक कराटे चैम्पियन रही हैं और आपको माशाल्लाह गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक लॉयर भी हैं माशाल्लाह से, और साथ ही साथ आपने जो राजनीति में कदम रखा है उससे आपका कहीं न कहीं ओहदा एक बड़ा हो जाता है। ख़ैर माशाल्लाह से आपका नाम तो बहुत पहले से था, लेकिन जो राजनीति में आपने एंट्री की है तो उससे कहीं न कहीं लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और आप चूँकि एक लड़की हैं और लड़की होने के बावजूद आपने राजनीति में अपना जो सफ़र था आपका, आपने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपका ये सफ़र कैसा रहा? आपने जब ये सोचा था कि मैं कराटे चैम्पियन बनूँगी, आपने कभी पहले से सोचा था कि मतलब अब जब आप छोटी-सी थीं तब आपका ये सपना था कि मैं ऐसा-ऐसा करूँगी? नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली कुछ था नहीं इरादा। मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छी थी। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद मेरी बहन जो है, एक्चुअली एल्डर सिस्टर, शी वॉज इनटू स्पोर्ट्स एंड स्कूल के बाद जस्ट टू यूटिलाइज द टाइम, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के लिए मुझे वेट करना पड़ता था एंड आई वॉज हेल्दी प्लम फ्रॉम द बिगनिंग। एंड जब सेल्फ डिफेंस इंट्रोड्यूस, आई मीन द कराटे जो इंट्रोड्यूस हुए थे स्कूल में, कराटे क्लासेस, तब मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए और फिटनेस के लिए, बेसिकली ये दो ही रीजंस थे जिसकी वजह से टाइम भी चलो यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज माई सिस्टर इज ऑल्सो इन टू स्पोर्ट्स, तो घर तो वापस एक ही साथ जाना था। तो बोली ठीक है चलो, उनकी तो ट्रेनिंग यहाँ चल रही, मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ। एंड बिकॉज आई वॉज हेल्दी फ्रॉम द बिगनिंग, मैं ज़रा शुरू से स्ट्रॉन्ग थी, तो उसकी वजह से जो है मैं बहुत कम टाइम में स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, विद इन 6 months इंटरनेशनल लेवल पे मुझे मेडल आ गया। तो उसके बाद हमें ऐसा लगा ओके, लाइक जब मैं इस पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ तो लेट्स टेक दिस स्पोर्ट प्रोफेशनली, ले लेते हैं इसको, एज अ प्रोफेशन बनाते हैं। तो वैसे जो है मेरी कराटे जर्नी की शुरुआत हुई। एंड पढ़ाई में मैंने, बट पढ़ाई को कभी मतलब
लाइट नहीं लिया बिल्कुल भी कि स्पोर्ट्स में हो तो पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। दो कोई स्पेसिफिक फील्ड मैंने चूज़ नहीं किया था एजुकेशन में, चाहे जैसा मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है तो मुझे या डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक हमने सोचा नहीं था। लेकिन पढ़ाई में मैं अच्छा पढ़ती थी। आई डिड बीए पॉलिटिकल साइंस, फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया। यहाँ तक मैं अच्छा पढ़ी। स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा रहती थी। आई यूज़ टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो सुबह से रात तक आपको प्रैक्टिस करना होता है, ट्रैवल करना होता है, आपकी डाइट अलग रहती है, आपको रेस्ट प्रॉपर ज़रूरी है और किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना होता है। तो पूरे में लाइक टीनेज ईयर्स, अर्ली 20s मेरे ऐसे ही गुजरे। एंड देन शुरुआत से मेरे डैडी को था कि एक टाइम के बाद जाके जो है आई शुड चूज पॉलिटिक्स, आई शुड गेट इनटू पॉलिटिक्स। लाइक मुझे शुरू से कराटे बहुत पसंद थे, मेरे मॉम को कराटे बहुत पसंद थे। वी वेर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो डैडी को भी था इंटरेस्ट, तो हम लोग के इंटरेस्ट की तरफ से उन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन उनको ऐसा था कि आगे जाके आई शुड गेट इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज आई डू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अकॉर्डिंग टू हिम। मेरे को ये बात मालूम नहीं थी, बट ही यूज टू टेल इट फ्रॉम द बिगनिंग। बट आई वॉज वेरी बिजी लाइक स्पोर्ट्स करियर को लेके। मेरे ट्रेनिंग जहन मतलब उतना दूसरी कोई फील्ड में जाता नहीं था। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द पोलिटिकल सिनारियो इन आवर कंट्री। मुझे उतना मालूमात नहीं थे। देन केम CA/NRC। अब जो रिसेंटली जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, लोग उसको जो है फर्स्ट जेंजी प्रोटेस्ट बोल रहे हैं, बट एक्चुअली गेट बैक टू 2019, उस टाइम जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था यूनिवर्सिटीज से। सो यंग पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 2019 में ही जो है आप उसको ही फर्स्ट जेंजी प्रोटेस्ट बोल सकते हो। तो दैट टाइम मुझे भी ऐसा लगा कि आई ऑल्सो प्रोटेस्टेड अलॉट। तब मैं भी जो है एक्टिव हो गई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। तब से मुझे मालूमात हुए, तब से मैंने इंटरेस्ट लिया। और तब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि वी नीड यंग लीडरशिप, वी माइनॉरिटीज़ की खुद की लीडरशिप होना चाहिए एंड यंग पीपल शुड गेट इनटू दैट फील्ड। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई जॉइंट AIMIM इन 2020। तब तक भी मुझे वकालत का जहन में नहीं था। तब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। देन विद इन 6 months जहन में आया, घर में डैडी मामा भी बोले कि व्हेन यू आर इनटू पॉलिटिक्स आपको कानून मालूम होना भी ज़रूरी है। लॉ पढ़ लो। आपको कानून के ख़िलाफ़ लड़ना है, कानूनी तरीके से लड़ना है, तो कानून मालूम होना ज़रूरी है। दैट टाइम आई जॉइंड LLB। तो 3 years का कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ एंड देन उसके बाद मैं LLM भी कर चुकी हूँ। रिसेंटली जो है मेरा फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। माशाल्लाह आपकी जो जर्नी रही है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रही है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि मतलब आपकी फैमिली ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हर किसी की फैमिली वैसे सपोर्ट नहीं कर पाती है। लेकिन कभी भी आपको ऐसा कहीं पर हुआ कि आपको सोचने पर मजबूर हुई हो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे कहीं और मतलब मुझे कोई और फील्ड देखनी चाहिए थी, कभी आपको ऐसा लगा? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि आई शुडंट हैव चूज़न दिस फील्ड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। जो भी है अल्लाह की तरफ से, जितना भी कामयाबी मिली, जितना भी नाम हुआ नहीं हुआ, जितना भी शोहरत हासिल हुई, अल्लाह के करम से आई एम वेरी हैप्पी जो भी मैंने फील्ड्स चूज़ किए, बिकॉज कराटे हैज़ हेल्प मी अ लॉट। वकालत भी ज़रूरी थी मुझे, अब जाके ये चीज़ का एहसास हो रहा है और ये फील्ड में भी तो आना ज़रूरी था ही। सो आई हैव नो रिग्रेट्स। और आप जैसा बोले अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं नहीं रहते। रहते। आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और आजकल कर रहे भी, बट अल्लाह ताला की जो है मर्जी भी रहती, कुछ मसले रहती अल्लाह ताला की भी। तो आपने भी बोला और हमने भी बोला कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन बाकी जो लड़कियां रहती हैं उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मतलब उनमें जज्बा होता है आगे बढ़ने के लिए, वो चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन पेरेंट्स उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या? पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करने की वजह एक ये हो सकती है कि माइंडसेट, शुरुआत से जो हमारे लोगों का जो माइंडसेट रहा था कि बड़े होके लड़कियों को सिर्फ शादी करके देना है, बच्चे जो है वो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, कमाएंगे, जो है घर को देखेंगे।
लड़कियों को जो है उन पे जो है हमको शादी पे पैसा लगाना है, उनके जो है जहेज पे पैसा लगाना है, शादी करके देना है। तो उन पे जो है आप खर्च नहीं करना उनके करियर के लिए, या जो भी है लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये हमारी सोच थी पहले। लेकिन आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा इस सोच में जो है लोगों का पर्सपेक्टिव जो है चेंज हुआ है, तब्दीली आई है। पेरेंट्स आर सपोर्टिंग नाउ डेज, एंड इवन गर्ल्स पहले के जैसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी है ना मैम कि गर्ल्स को लेकर पेरेंट्स डरते हैं कि नहीं, अगर हम बाहर भेजेंगे तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए हमारी बेटी के साथ में। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं एएमयू से, आप शायद न्यूज़ में देखे होंगे कि 6 मंथ में 2 से 3 लड़कियों ने सुसाइड किया है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। देखिए, बाहर जाने देना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहिए, या फिर आप उनकी सेफ्टी को इतना भी ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बैलेंस रहना ज़रूरी है ना, कि मतलब अगर सुसाइड तक अगर बात आ गई तो मतलब उतना तो पेरेंट्स को नज़र रखना चाहिए कि मेंटली आपके बच्चों का क्या हाल है। बाहर जा रहे तो वो कहाँ जा रहे, कब आ रहे, क्या कर रहे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखिए आप, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं मतलब हर कोई नज़र रखते हैं, लेकिन मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करी, हर जो है मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ में जा चुकी हूँ। बट whenever I used to go out of the country and even out of the city today, I go along with my parents. ठीक है, हर किसी को ये मतलब सहूलत नहीं रहती, बट यू शुड मेक देम स्ट्रॉन्ग दैट मच के आप जो है लड़कियों को उतना मेंटली भी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाना और नज़र रखना ज़रूरी है। इवन अगर वो लोग अकेले जा रहे इतने लेवल पे, ये पोजीशन पे मैं रहने के बाद भी, आई डोंट स्टेप आउट ऑफ द होम अलोन विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन। वेर एवर आई गो, डैडी को मालूम रहता है, मैं अकेले पहली बात तो जाती हूँ नहीं। अगर चलो कहीं खरीब में ड्राइवर के साथ चले गई, डैडी नोज व्हेन आई एम गोइंग, आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड ही विल कॉल मी, ही विल बी ऑन फोन, कब गए, कब वापस आए, कब तक आने वाले हैं, ही नोज एवरीथिंग। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें अपने डैडी को अब बताती हैं कि हाँ, कहाँ जाना है, बताती हूँ, परमिशन लेती हूँ, एंड इवन ही डजंट लेट मी गो आउट अलोन, इवन आई डोंट स्टेप आउट ऑफ द होम अननेसेसरीली। मतलब आपने वो चीज़ तो बचपन से सीखी है ना अपने पेरेंट्स से, कि मतलब पेरेंट्स ने आपको सिखाया। जी जी जी, कह सकते हैं कि पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके पेरेंट्स को सारी चीज़ें पता रहती हैं। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ें बात करें कि एक लड़की के लिए अपने ख्वाब को पहचानना और उसे हासिल करने के लिए पहला कदम उठाना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक ख्वाब पहचानना तो इट्स नॉट दैट टफ, क्योंकि आप नेचुरली जिस चीज़ में अच्छे होते हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है और जो आपको करने का दिल मतलब मन करता है, ऑब्वियसली आप पहचान सकते हैं। बट उसके बाद जो है शायद अगर हिचकिचा रहे वो, तो बिकॉज ऑफ द पर्सपेक्टिव के लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी फैमिली सपोर्ट करेंगी, ये चीज़ हो सकती है। जी जी, बिल्कुल। तो ये बताइए कि वालिदैन अपनी बेटियों पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत करने के लिए बजाय उनकी सलाहियतों को कैसे पहचानें? देखिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अ, अपने ख्वाहिशात तो पेरेंट्स के भी रहते हैं, देखिए बैलेंस भी रहना ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स है जो मतलब बहुत ज़्यादा पहले से अवेयर रहते हैं और दूर की सोच लेते हैं बचपन से ही कि हमें बड़े होके हमारे बच्चों को या बेटियों को जो भी है ये कराना है, ये फील्ड में डालना है। बस वक़्त पेरेंट्स ही जो है अपने बच्चों का टैलेंट पहचान लेते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप यंग एज से अगर आपकी कुछ ख्वाहिश है कि हम हमारे बच्चियों को या बेटियों को ये चीज़ कराए, आगे जाके इस फील्ड में डालें, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर बड़े होके आप बच्चों का इंटरेस्ट कोई और चीज़ में है, दे आर परफेक्ट एट सम डिफरेंट फील्ड, कोई अच्छी फील्ड में है, तो ऑब्वियसली उनको वही कराना चाहिए जो वो कर सकते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट है। क्योंकि ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ करेंगे तो वो नाकामयाब भी होंगे उसमें, और जो चीज़ हम दिलचस्पी से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, उसमें जो है ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमने अक्सर ये भी देखा है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स उनकी रुकावट बनते हैं। है ऐसा, पेरेंट्स को चाहिए कि लड़कियों को अगर वो जायज़ काम कर रहे हैं, एक दायरे में रह के कर रहे हैं,
तो उनको बेशक सपोर्ट करना चाहिए। और आजकल मैं जहाँ तक देख रही हूँ, आजकल जो है हर कोई जो है अपने पेरेंट्स के लाडले है। इतना पहले के उतना नहीं रहा कि आजकल सॉफ्ट पेरेंटिंग भी ज़्यादा हो गई है आजकल। बहुत ज़्यादा। हाँ, तो पेरेंट्स तो आजकल अपने बच्चियों को हर कोई बहुत ज़्यादा चाहते, हर कोई चाहते कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे, सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद और एक चीज़ क्या हो रही, जब शादी का टाइम आता, शादी के लिए जो है सोचना पड़ता है कि भाई वो लोग पहले से बोल देंगे कि शादी के बाद आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फिर शादी के बाद रुकावट लाएंगे कि शादी के बाद आप ये नहीं कर सकते। हालांकि अगर वो आपकी बेटी रही तो आप उसको करने देंगे। बहू को लाएंगे तो ये माइंडसेट से लाएंगे कि ये काम ये सब बहू को नहीं करना है। तो आजकल मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो है ज़्यादा रुकावट नहीं ला रहे, पेरेंट्स सपोर्टिव है, बट शायद इन लॉज की तरफ से थोड़ा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ आपने बोला ना कि पेरेंट्स की तरफ से रुकावट नहीं होती है, हम सिटीज़ में ऐसा देख सकते हैं। लेकिन अगर गांव की बात करें हैं तो करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक गांव से आती हूँ, तो वहाँ पर पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं हैं। अब मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे यहाँ पर भेजा माशाल्लाह से, बट हर कोई ऐसा नहीं होता है। हर कोई ऐसे नहीं होते। यस जी बिल्कुल, दिस इज करेक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। हमारा जो कल्चर है कि भाई बच्चियों को तो जो शादी करके ही देना है, और रिश्तेदारों की तरफ से भी, खानदान की तरफ से भी, वो सबसे सोसाइटी बड़ी के प्रेशर रुकावट की होती तरफ से, ये आई थिंक ये चीज़ जो है पेरेंट्स को रोकती है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। आजकल ऐसा नहीं है ना, मतलब आजकल क्या भाई, फेमिनिज्म तो जो है हम अब देख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इस्लाम में तो पुराने ज़माने से है। बिल्कुल। तब हुजूर के ज़माने में तो औरतें लड़कियां हर काम करती थी, तो आज क्यों नहीं? बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए पेरेंट्स को, माँ बाप को, वालिदैन को बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। और शायद आपको यंग एज में दिखेगा कि बेटे होंगे तो अच्छा होगा, तब तक आप यंग रहेंगे, तब तक आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होगा। लेकिन जब आपकी एज बढ़ जाएगी तब आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि नेचुरली बेटियां जो है, वुमेन आर मोर इमोशनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटियों को ज़्यादा एहसास रहता, आपकी तकलीफ समझ सकते, आपको हर तरीके से समझ सकते और सपोर्ट दे सकते इमोशनली। तो जो सपोर्ट बड़ी एज में आपको बेटियां दे सकते, वो बेटे नहीं दे सकते। बिल्कुल। और जहाँ तक कमाने की बारी आई, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बारी आई, इफ़ यू सपोर्ट देम, बेटा भी उतना ही कर सकता, बेटी भी उतनी कर सकती करती है। जी जी, सही कहा आपने कि बेटियां माँ बाप की लाडली तो होती हैं, लेकिन सपोर्ट भी उतना ही करती हैं एग्जैक्टली जितना बेटे करते हैं। तो आपके ख्याल में ख़वातीन की तरक्की के रास्ते में आज सबसे बड़ी रुकावट क्या है? मौक़ों की कमी या जो समाजी दबाव होता है? मौक़ों की कमी भी हो सकती है, समाजी दबाव भी है, बिकॉज टैलेंट तो जो है आजकल हर किसी में है माशाल्लाह से। सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीवन नोज एवरीथिंग। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कर सकते, क्या नहीं, सबको मालूम है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट जो है मौक़ों की कमी हो सकती है, एंड सोसाइटी का प्रेशर अब आज भी है। जैसा आप बोले, चलो सिटीज़ में नहीं होगा उतना, बट गांव में हाँ जी रहता है। बिल्कुल रहता बिल्कुल है। जी, अब हम सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से आपसे कुछ सवाल करेंगे। तो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने भी बोला कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम टैलेंट देखते हैं। तो सोशल मीडिया ने नौजवानों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाया है या ज़्यादा मुतासिर पज़ीर? आई थिंक ज़्यादा मुतासिर पज़ीर, बिकॉज ईजिली इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं आजकल ट्रेंड के चक्कर में, कि चलो ये ट्रेंडिंग है, एल्गोरिदम के चक्कर में। एल्गोरिदम जो है आपको फॉलो करना है, तो जो चल रहा है आप वो करते हैं, लेकिन इज इट एक्चुअली मीनिंगफुल, इज इट एक्चुअली यूजफुल, ये भी सोच होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बहुत काम में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम इजीली सीख रहे हैं, बहुत कन्वीनियंट हो गया है, बट बैलेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ईजिली इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज का अगर हम जेनजी की बात करें तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि उनको ये सारी चीज़ें पहले सोचना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक रोल रहना चाहिए पेरेंट्स का रहना चाहिए, ताकि उनको बताना चाहिए अपने बच्चों को कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। अगर वो बताएंगे तो शायद हम बुरी चीज़ों की तरफ माइल नहीं हो पाएंगे। सही बात है। और दूसरों की कामयाब ज़िंदगी देखकर नौजवान लड़कियों में एहसास कमतरी और कंपैरिजन बढ़ रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
देखिए दूसरों से कंपैरिजन करना आई डोंट थिंक करना चाहिए किसी को, बिकॉज जो है हर किसी की पर्सनल जर्नी, लाइफ जर्नी, हर किसी के पर्सनल स्ट्रगल्स अलग होते हैं और अल्लाह ताला के लिए तो सब बंदे बराबर हैं। हर किसी के साथ जो है वो बराबर का जो है इंसाफ जी करते हैं। तो बिल्कुल। अगर आप दूसरों से आपकी लाइफ कंपेयर कर रहे हो, अगर उनके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ सहूलतें हैं, कुछ अल्लाह ताला ने उनको किसी चीज़ से नवाजा है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। और हर चीज़ का हर किसी के लिए सही वक्त होता है। तो आई डोंट थिंक कंपैरिजन, कभी आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि किसी चीज़ के लिए जो है आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और वो चीज़ हर किसी के पास है या किसी को इतनी आसानी से मिल गई और आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, ये सोच के चलना चाहिए। उसके पास कुछ होंगे, आपके पास वो चीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास जो नहीं है आपके पास वो रहती है। और हर चीज़ का जो है अल्लाह ताला सही वक्त जो मुकर्रर करते हैं, तो सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, मतलब सब्र करना चाहिए। सब्र करना चाहिए। जी बिल्कुल। सब्र सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम सब्र करेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तो बाहैसियत एडवोकेट, आप लॉयर हैं माशाल्लाह से, आपके तजुर्बे में ख़वातीन को अपने बुनियादी कानूनी हुकूक के बारे में कितनी नॉलेज होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को, वुमेन को अपने बेसिक लीगल राइट्स मालूम होना। साथ ही साथ इंडियन लॉ के अलावा साथ ही साथ आपको इस्लामिक आपके राइट्स क्या है वो मालूम होना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को पता उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिकॉज आजकल आप देख लीजिए जो फासिस्ट हुकूमत है, दे आर ब्रिंगिंग लॉज और उसको ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा बता रहे कि वो एक्चुअली जो है मुस्लिम ख़वातीन के फेवर में है। तो हमारे ख़वातीन ऐसे हैं, उनको जो है हमारी शरीयत पर भरोसा है, हमारे लोगों पर भरोसा है। ऑफ कोर्स दे नो कि वो लोग जो भी ला रहे हैं हमारे लिए गलत ही है, हम उनको पता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि वो क्यों गलत है। कभी लाइक मे बी थोड़ा उन लोग को डाउट आता होगा कि भाई ट्रिपल तलाक कानून ख़त्म करे अच्छा ही होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के 4 शादियों का कानून ख़त्म करे अच्छा ही होगा। डाउट कभी आता तो आपको उतनी नॉलेज रहना कि नो वन शुड मैनिपुलेट यू। बिल्कुल। कि आप अगर आपसे कोई आके सवाल करे कि मुस्लिम ख़वातीन के लिए आपके लिए क़ानून लाया गया, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, ऑब्वियसली वो लोग बोलेंगे कि गलत है, हमें तो जो है हमारा शरई क़ानून फॉलो करना है, वो सही है। लेकिन आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए कि हमारा शरई क़ानून जो है, हमारे जो इस्लामिक राइट्स ऑलरेडी हमको दिए गए हैं, वो क्यों सही है, वो हमारे लिए क्यों काफ़ी है। और इंडियन मतलब ये जो हमारी शरीयत में मदाखिलत करना चाहते हैं, वो हमारे लिए क्यों गलत है। तो ये मालूमात होना ज़रूरी है हर ख़वातीन को। आपके लीगल राइट्स भी, बेसिक लीगल राइट्स भी, इंडियन लीगल राइट्स, और आपके इस्लामी जो हुकूक है, आपकी शराई जो हुकूक है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक चीज़ और सामने आती है कि ख़वातीन को अपने कानूनी हुकूक, जैसे आपने बताया कि पता नहीं होते हैं, और ख़वातीन अक्सर किसी मसले का सामना करने के बावजूद कानूनी मदद लेने से घबराती हैं, सोचती हैं मतलब आगे क्या होगा, मतलब नॉलेज की कमी होती है। तो उसके बारे में एक तो आप जैसा बोले लीगल राइट्स मालूम नहीं रहते, वो मालूमात होना चाहिए। उसके बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई करने से डरते, क्योंकि शुरू से ऐसा है ना कि वो ख़वातीन पुलिस स्टेशन क्यों जाना, कंप्लेंट क्यों देना। ऐसा होता कि भाई लोग क्या बोलेंगे, 4 लोगों में ख़ानदान में बात होंगी कि जो है कंप्लेंट हुई, केस हुआ। तो आई थिंक ये डर नहीं रहना चाहिए। 4 लोगों का सोचते हैं। 4 लोगों का सोचते हैं। अगर आपको आपके हक़ के लिए लड़ना है तो गो फॉर इट। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी ज़ुल्म हो रहा, गो फॉर इट। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। आप क्या समझती हैं कि स्कूल और कॉलेज की नौजवानों को बुनियादी कानून और शहरी का जो हुकूक होते हैं उसकी तालीम दी जानी चाहिए कॉलेज में, स्कूल में? ऑफ कोर्स देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अलग से सब्जेक्ट ऐड करें एजुकेशन सिस्टम में हमारे, कि लीगल राइट्स, बेसिक लीगल राइट्स जो हर किसी को मालूम होना चाहिए अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल, दैट शुड बी इंक्लूडेड। जी 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 बिल्कुल। और इसके साथ साथ अपनी किताबों के बाद भी अगर हम अपने पेरेंट्स से भी सीखेंगे,
सही अपने में, अपने समाज से भी सीखेंगे तो हमें एक ताकत मिलती है, सही में। क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ें हमारे जब हम पैदा होते हैं, जब हमें बुनियादी जो तालीम होती है उससे मिलती है, तो हमें हमारे अंदर ज़्यादा जज़्बा होता है वो पैदा होता है। सही बात है। बिल्कुल। आपने मार्शल आर्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। इसने आपकी शख्सियत और सोच में सबसे बड़ी तब्दीली क्या पैदा की? मार्शल आर्ट्स से फर्स्ट डिफरेंस जो मेरे अंदर जो तब्दीली आई, मैं बचपन में शुरू से घर में अच्छी शरारती, अच्छा। ज़िद्दी थी, बट स्कूल में आई वाज़ वेरी शाई। आई वाज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ। आई वाज़ नॉट दैट मच बोल्ड। तो जब मैं कराटे जॉइन करी, आई स्टार्टेड विनिंग, इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। लाइक उसके बाद स्कूल में भी शरारतीपना शुरू हो गया। चलो कर लेंगे। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिटनेस, ये सब तब्दीली तो आई। उसके बाद ये अभी तक कंटिन्यू है। डिसिप्लिन जो मैंने सीखा, इट इज़ हेल्पिंग मी इन पॉलिटिक्स एज वेल। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स से जो है आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपकी फिटनेस अच्छी रहती है, आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल जो है आप अपना लेते हो। हुँ। तो ये सेल्फ डिफेंस की आप बात करें, तो सेल्फ डिफेंस जो है सिर्फ़ जिस्मानी हिफ़ाज़त है, या ये लड़की के अंदर खुद एतमादी पैदा भी करती है? ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जो है फिजिकल फिटनेस के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट्स से, मार्शल आर्ट से। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बीइंग फिट जो है आप अपने आप की हिफाजत करना भी सीखते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है कि आपके अंदर के अगर आपके साथ कल के दिन कुछ हुआ तो आप अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आप स्कूल में जाके शाई थीं, पहले नटखट थीं घर में, बाद में शाई थीं, जी, फिर जी, जी। आप में जो है कॉन्फिडेंस आया माशाल्लाह से, और आप आज इस मुकाम पर बैठी हुई हैं। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आपको देखकर और आपसे मिलकर भी। हम वालिदैन से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन करेंगे, तो वालिदैन अपनी बेटियों को खौफ में रखने के बजाय उन्हें बाएतमाद और मोहब्बत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जी। ऑब्वियसली उन पे कभी भी किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, और उन लोगों के जहन से ये चीज़ को निकाल देना चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे, या फिर नाकामयाब होने से जो है कुछ बड़ा कोई हादसा नहीं हो जाने वाला जी, है। जी, जी, जी। लाइक फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपको बड़ी कामयाबी हासिल करना है तो आप नाकामयाब तो होते रहेंगे। गिरते गिरते ही चलना सीखते हैं। तो लोग क्या कहेंगे ये जो है लड़की के दिमाग से निकाल देना चाहिए, बच्चियों के दिमाग से। और फेलियर का जो है डर नहीं रहना चाहिए दिमाग में। हुँ। अब तक हम लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे थे। अब हम अगर लड़कों के बारे में बात करें, तो आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का भी दौर है, और आज के दौर में हम देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं नशाखोरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? क्या ये वजह है कि उनको बुरी सोहबत मिलती है, या फिर कोई गहरा समाजी मसला भी है इसके पीछे? दोनों चीज़ें हो सकते हैं। और दूसरा, गलत सोहबत तो है, गलत सोहबत भी है, दीन से दूरी है, और हर चीज़ जो है आसानी से मिल जाना, हर चीज़ से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाना। तो आई थिंक ये सारे चेंजेस आना चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारे शहर में। आजकल बहुत इजीली जो है एक लाइफस्टाइल बन गया है। अब इजीली जो है आप जैसा बोले ड्रग एडिक्ट हो जा रहे, उसके अलावा जो लाइफस्टाइल बन गया, अपनी मनमानी करना, देर से उठना, और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यूथ में जो एकदम उसको नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। बट आई थिंक दोज हैबिट्स अगर चेंज हुए तो अच्छा है। क्योंकि आपने जो पहले ही बोला था कि आज की जो औलाद है अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा लाडली है, हाँ, और आज हम ऐसा भी देखते हैं कि माँ बाप ज़्यादा सख्ती भी नहीं करते हैं ज़्यादा बच्चों सख्ती नहीं पर। करते। बच्चे उनको मालूम, कोई माँ बाप ऐसे भी रहते हैं कि उनको मालूम नहीं रहता है कि उनके बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ताल्लुक से क्या देख रहे हैं, या बाहर जाके क्या कर रहे हैं। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सॉफ्ट पेरेंटिंग अलग चीज़ है, इतने ज़्यादा सख्त नहीं है। आप ठीक है, अच्छी बात है कि आप अपने औलाद से जो है दोस्तों की तरह रहिए।
लेकिन मुझे मेरे डैडी का एक जो डायलॉग याद आया कि औलाद को सोने का निवाला खिलाओ लेकिन दुश्मन की नज़र से देखो। हम्म। तो ये चीज़ ज़रूरी है। आप अच्छा रहिए, उनको हर चीज़ की सहूलत दीजिए, लेकिन स्ट्रिक्ट साथ ही साथ स्ट्रिक्ट रहना भी ज़रूरी है, नज़र रखना भी ज़रूरी है। या जैसे आप बोले कि कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, या फिर फ़ोन में क्या देख रहे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप डरा के भी मत रखिए कि जो है वो डर से ही जो है और उल्टा वो काम करे, या इतना भी जो है छूट मत दे दीजिए कि जो चाहे करे। थोड़ा तो जो है ना कंट्रोल बैलेंस रहना ज़रूरी है। तो आप एक मकबूल शख्सियत हैं, तो उससे उसके हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन ये करूँगी कि आपके नज़दीक लीडर और सिर्फ़ एक मकबूल शख्सियत में क्या फ़र्क है? एक आम नौजवान भी जो है अपने मोहल्ले में उसमें लीडर बन सकता है। आई थिंक उसमें कोई ओहदा ज़रूरी नहीं है। आप जो है ग्राउंड लेवल से भी जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और ओहदा तो ऑटोमेटिकली आना हो तो आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल। मतलब वो तो एक वे है कि आप माशाल्लाह से पहले से कामयाब थी, हाँ। उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा। हाँ। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज से स्टार्ट करते हैं या मोहल्ले से भी स्टार्ट करते हैं। स्कूल से वाकई भी में स्टार्ट करते, स्कूल से भी जो है लीडरशिप क्वालिटीज हाँ, पैदा होती है। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। पहले अपने आप के लीडर को बाहर लाइए, हुँ, लीडरशिप क्वालिटीज को जो है पहचानिए। उसके बाद जो है इंशाल्लाह अगर आपको अल्लाह किस्मत में लिखा अल्लाह ताला तो आपको ओहदा भी आ जाएगा। और ओहदा ज़रूरी है, एक टाइम के बाद ओहदा भी ज़रूरी है। अगर आपको कुछ किसी के लिए चेंजेस ज़्यादा लाना है तो वो भी ज़रूरी होता है, बट आप पहले अपने आप को काबिल तो बनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप जो नौजवान लड़कियां हैं, उनको सियासत, कानून, तालीम और समाजी खिदमत जैसे शोबों में आगे आने के लिए क्या बोलेंगे? ज़रूरी है आजकल, अगर अच्छा है क्योंकि ये जो है फील्ड्स लेस चूज़न है फॉर वुमेन। चाहे मार्शल आर्ट्स हो, ये तीन ही चीज़ें कही ना आपने, सियासत, कानून और मार्शल जी, आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स। All these three fields are usually less chosen by women, by girls. तो खैर कॉम्बैट स्पोर्ट्स का तो जब मैं स्टार्ट करी थी पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि लड़कियों को जो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए। खैर वो पर्सपेक्टिव तो अब चेंज हो गया। वी हैव मेनी वुमेन फ्रॉम आवर कंट्री जो है ओलंपिक्स में भी जो है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में मेडल जीत रहे हैं। तो स्पोर्ट्स तो ठीक है, उसके अलावा क़ानून भी जो है लड़कियों को मालूम होना ज़रूरी है। क़ानून के मैदान में भी, लॉ में भी जो है लड़कियों को आना चाहिए। और सियासत में भी बहुत ज़रूरी है कि वुमेन लीडरशिप हो। ये आई थिंक ये तो वक्त का तकाजा है, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। भाई उस ज़माने से जो है ख़वातीन जो है सियासत में थी, लीडरशिप करती थी, तो अब क्यों नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि एक औरत अगर सियासत में आएगी तो शायद वो दूसरी औरतों के जो हुकूक होते हैं उनको पहचानेगी। Exactly. असल वजह वो रहती है। तो अगर आपके सामने एक लड़की बैठी हो जो अपने आप को कमज़ोर, कन्फ्यूज़्ड ऐसा महसूस कर रही हो, उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कमज़ोर अगर हम रहेंगे, मतलब अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, जितना हम डरेंगे उतना दुनिया डराएगी। तो डरना तो किसी से नहीं। अगर आप कोई सही काम कर रहे तो बिल्कुल भी आप डरो मत, अल्लाह के अलावा किसी से मत डरो। और कन्फ्यूज्ड जो है आप हो सकते हो कुछ टाइम के लिए, बट ऑफ कोर्स जो है आप अपने पेरेंट्स से जो है मशवरा लीजिए, अपने घर वालों से जो अच्छे रिश्तेदार हैं उनसे जो है मशवरा करके जो है आप अपने चॉइसेस मतलब डिसीजंस ले सकते हो। तो कॉन्फिडेंस आप में रहना चाहिए। आप अल्लाह पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखो, एंड डरना तो किसी से नहीं भाई। ये डरने का ज़माना नहीं है, डराने का ज़माना है। क्योंकि डरेंगे तो आप कामयाब हो ही नहीं पाएंगे, नहीं हो कभी सकते। भी। बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। नौजवानों को कामयाब बनाने में तालीम, ख़ानदान और मुआशरे में सबसे अहम किरदार किसका होता है? मुआशरा तो ऑफ कोर्स एक हद तक जो है मायने रखता है, बट ख़ानदान तो जो है हर किसी के ख़ानदान में अच्छे बुरे लोग रहते हैं, और रोक टोक हर किसी के ख़ानदान में रहती। और इवन सोसाइटी में आप देख लीजिए, 4 लोग 4 बातें करने वाले हैं, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। अब चाय के लिए हम 3-4 लोग बैठेंगे तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के बारे में बात करेंगे। तो
लोगों को तो मतलब कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, हर किसी के बारे में लोग गॉसिप बात करे करते हैं। हैं। तो दैट इज़ वेरी कॉमन कि तो 4 लोग क्या बोलेंगे वो तो सोचना ही नहीं। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली रोल जो है आपके फैमिली का, पेरेंट्स का और आपका खुद का रहता है। दूसरे चीज़ें आपको अफेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि दूसरे लोगों की तरफ से जो है आप कामयाब है या नाकामयाब है। जी, बिल्कुल। आपने जो बातें बताई, जो लड़कियों को हमारी सलाह दी, जो आजकल की जो नौजवान नस्ल है, जो अभी बढ़ रही हैं आगे कामयाब होने के लिए, वाक़ई में आपने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं। और आखिर में आप मीज़ान द राइज़ की तरफ से हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी, जिससे जो लड़कियाँ कमज़ोर पहले भी हमने कहा महसूस कर रही हैं या खुद एतमादी उनके अंदर नहीं है, तो ऐसी बच्चियों के लिए, ऐसे नौजवान बच्चियों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा खुद पर भरोसा रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, बिलीविंग इन योरसेल्फ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। अल्लाह पे भरोसा रखिए, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखिए, तो हर चीज़ जो है आसानी से हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, नॉट नॉट जस्ट टू द गर्ल्स बट यूथ के लिए। यूथ को मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है आजकल कि आप दीन के मालूमात रखिए, कुरान पढ़िए तर्जुमे के साथ, उसका मायने समझना ज़रूरी है। आपको दीन के मालूमात होना, कुरान पढ़ना ज़रूरी है। आप क़ानून पढ़िए, लॉ मालूम करिए, आप सियासत के बारे में मालूम करिए, पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि आपके तरफ चल क्या रहा है, पूरा सिस्टम कैसा है, पावर एंड सिस्टम, ये चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है, ताकि कल के दिन हमको इन सब चीज़ों को लेके कोई मैनिपुलेट ना कर सके। तो आप हिस्ट्री भी पढ़िए, मालूम रहना चाहिए कि हुआ क्या था, अब क्या चल रहा है, तो हम कैसे आगे जो है चेंजेस ला सकते हैं, हाउ कैन वी फाइट। तो ये मालूमात होना ज़रूरी है। और कुरान का पहला वर्ड है इक़रा, यानी कि पढ़ो। तो तालीम, पढ़ना और हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जी, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तभी हमें नॉलेज होगी। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमारी बच्चियों को, हमारी नौजवान नस्ल को। और आइंदा से अगर कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ी तो हमें यकीन है कि आप दोबारा से आएँगे हमारे यहाँ इंशाअल्लाह। पर पॉडकास्ट के लिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और हमारी टीम मीज़ान द राइज़ की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपसे मिलके बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। सेम हियर। आज की गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह है कि हमें अपने नौजवान नस्ल को तालीम देने के साथ-साथ उन्हें आगे बढ़ने, हौसला देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को सही सिमत बताएँगे, उनकी अच्छी रहनुमाई करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देंगे, तो हमें एक अच्छा मुस्तकबिल मिल सकता है। अगर आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल मीज़ान द राइज़ को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।